U81 हिंदी अध्याय 801 अध्याय एल्डर मास्टर जून _3। कभी कभी गोल्डन कोर प्रशिक्षक स्थानापन्न शिक्षण के लिए जिम्मेदार होता था। ये गोल्डन कोर स्टेज प्रशिक्षक एल्डर गोंगसुन का प्रत्यक्ष शिष्य था और इनगेट का सच्चा शिष्य भी था। हालांकि ताओ साधना कौशल पर केंद्रित अन्य पाठ्यक्रम इतने सख्त नहीं थे। उदाहरण के लिए रिफाइनिंग रूल सिखाने वाला एक बाहरी रूप से नियुक्त गोल्डन कोर प्रशिक्षक था। कीमिया सिखाने वाला पंथ परिवर्तन क्षेत्र में एक अतिथि बुजुर्ग था। जो व्यक्ति कलाकृतियों को परिष्कृत करना सिखा रहा था वह आंतरिक द्वार का एक साधारण बुजुर्ग था। ... कुछ लोग ऐसे भी थे जो साधना जगत का सामान्य ज्ञान, इतिहास की पुस्तकें और क्लासिक्स पढ़ाते थे, जिनमें से कुछ बाहर से नियुक्त प्रशिक्षक थे जिनका साधना स्तर कम था, लेकिन उन्होंने वर्षों तक बाहर व्यापक यात्रा की थी, ज्ञान में व्यापक थे, उम्र में बड़े थे, लेकिन केवल गोल्डन कोर स्तर पर थे। इन्हें समझे बिना कोई यह कभी नहीं जान सकेगा कि ताओ शिक्षण कक्ष में खड़ा होकर कौन इन्हें व्याख्यान दे रहा था, चाहे वह पवित्र व्यक्ति कोई भी हो। यदि कोई इन्हें समझ भी ले तो भी कभी कभी इन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। और जो बात मोहुआ को सबसे अधिक समझ में नहीं आए वह थी वरिष्ठ भाई शांगुआनजू द्वारा उल्लिखित बूढ़े एल्डर की बात। जो व्यक्ति प्रशिक्षण पद्धति सिखाता है वह बहुत पुराना और विचित्र है, अत्यंत सख्त है, थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करता है और शिष्यों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करने देता है। इस वृद्ध बुजुर्ग को छात्र सम्मानपूर्वक एल्डर मास्टर जून कहते थे। एल्डर मास्टर जून ने ताइक्सू गेट ताओवादी वस्त्र पहना था जो अत्यंत सरल था, जिसमें किसी भी प्रकार की कढ़ाईदार तलवार की आकृति नहीं थी तथा शैली बहुत पुरानी थी, कौन जाने कितने वर्षों या पीढ़ियों पुरानी थी। वह बूढ़ा और कमजोर था, उसकी आभा कमजोर थी और ऐसा प्रतीत होता था कि वह उच्च शिक्षित नहीं था। एकमात्र छाप जो बची थी वह सचमुच पुरानी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, कुछ झुका हुआ था, बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद थे, केवल उसकी आंखें चमक रही थीं, जिद्दी और सख्त, प्रशिक्षक यान से भी अधिक सख्त। एल्डर मास्टर झुन ने मोहुआ को फॉर्मेशन के सिद्धांत सिखाए। मोहुआ जब पहली बार एल्डर मास्टर झुन की कक्षाओं में भाग लेने गया तो वह बहुत गंभीर था, एकदम सीधा बैठा रहता था। लेकिन कुछ समय बाद वह ढीला पड़ने लगा, क्योंकि उन्होंने पाया कि ताइक्सू गेट में फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण के लिए परिचयात्मक गठन कक्षाएं केवल प्रथम श्रेणी के गठन के तरीके सिखा रही थीं। फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण के लिए प्रथम श्रेणी की संरचनाओं को सीखना मानक माना जाता था। इसके अलावा कुछ शिष्य फॉर्मेशन विधियों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, उन्हें प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन सिखाना उनके लिए अत्यधिक उन्नत माना जाता था क्योंकि उन्हें इसे सीखना बहुत कठिन लगता था। लेकिन मोहुआ के लिए यह बहुत उबाऊ था, वह ये बातें पहले से ही कंठस्थ जानता था। एल्डर मास्टर झुन की आवाज कर्कश और गंभीर थी, जो गठन विधियों की मूल बातों के महत्व पर जोर दे रही थी। प्रशिक्षण विधियां मूल सिद्धांतों को महत्व देती हैं, ठोस आधार के बिना जल्दबाजी में अधिक कठिन प्रशिक्षण विधियों को सीखना कुछ और नहीं बल्कि जड़हीन बेलों का लक्ष्यहीन रूप से चढ़ना है, जिसमें स्वयं का आधार नहीं होता। किसी भी बुनियादी व्यू रचना को दृढ़तापूर्वक याद किया जाना चाहिए, सैकड़ों और हजारों बार बनाया जाना चाहिए, तथा व्यू रचना कौशल को बढ़ाने के लिए हजारों बार फोर्जिंग के माध्यम से परिष्कृत किया जाना चाहिए। मोहुआ को लगा कि यह सही है, लेकिन उसने पहले ही इनका अभ्यास कर लिया था। सबसे पहले एल्डर मास्टर जून की कक्षाओं में अभी भी कुछ नया था और प्रथम श्रेणी के निर्माण विधियों की उनकी समझ गहन थी, इसलिए मोहुआ अभी भी सुन सकता था। लेकिन आखिरकार वे केवल प्रथम श्रेणी के थे जो सामान्य 5 तत्व संरचना को उदाहरण के रूप में उपयोग कर रहे थे। मोहुआ ने 1 या 2 बार सुनने के बाद ही अधिकांश बातें समझ ली और उसके बाद वह केवल दोहरावपूर्ण और नीरस हो गईं। मोहुआ सुस्त पड़ने लगा, कुछ और करने में असमर्थ होने के कारण तथा कक्षा के दौरान कुछ भी करने के अभाव में वह केवल स्वयं ही अध्ययन कर सकता था। यद्यपि वह ऊपरी तौर पर कक्षा में उपस्थित प्रतीत होता था, परंतु वास्तव में वह अपने मन में गणनाएं कर रहा था और द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं बना रहा था तथा कभी कभी कठिन संरचना विधि पाठ्यक्रमों के लिए आगे का अध्ययन कर रहा था, ये देखने के लिए कि क्या कोई ऐसी जानकारी है जो उसने नहीं सीखी है। लेकिन गणना ने व्यक्ति की दिव्य भावना को बहुत अधिक नष्ट कर दिया। उस दिन कक्षा में गणना करते समय मोहुआ ध्यान नहीं दे रहा था और उसकी दिव्य इंद्रिय लगभग समाप्त हो गई थी। चूंकि यह कक्षा के दौरान था, इसलिए वह अपनी दिव्य अनुभूति को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान नहीं कर सका और उसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस हुई। उसकी पलकें लगातार खुली रहने के लिए संघर्ष कर रही थीं। मोहुआ को मजबूरन जिद करनी पड़ी,
लेकिन उस समय एल्डर मास्टर जून की नीरस और कठोर आवाज उसके कानों में गूंज उठी, सम्मोहित करने वाली। निर्माण विधियां ठोस आधार के बिना मूल सिद्धांतों को महत्व देती हैं। अनजान मोह हुआ चुपचाप सो गया, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि कमरा बहुत शांत था, यहां तक कि भयावह रूप से शांत। मोह हुआ ने अपना सिर उठाया और जैसा कि अपेक्षित था, पाया कि एल्डर मास्टर जून उसके सामने गहरी भौहें चढ़ाए खड़े थे तथा स्पष्ट रूप से अपने क्रोध पर काबू पा रहे थे। मोह हुआ को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। एल्डर मास्टर जून ने भी पहले उसे डांटा नहीं, बल्कि नियमानुसार कहा, ऊपर जाओ और वह संरचना आरेख बनाओ जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। यह उसके लिए एक मौका था। यदि वह इसे सही ढंग से चित्रित कर पाता तो यह अच्छा होता, यदि नहीं तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। मोह हुआ ने राहत की सांस ली। संरचना का चित्रण करना आसान होगा। फॉर्मेशन मेथड रूम के सामने एक बड़ी एरे प्लेट थी जहां एल्डर मास्टर जून सिद्धांतों को समझाते हुए फॉर्मेशन आरेख बनाते थे। मोह हुआ सम्मानपूर्वक एरे प्लेट के पास गया, कलम उठाया, ऊपर देखा और अचानक ठिठक गया। अभी वह थोड़ा घबराया हुआ था और देखना भूल गया था। अब जब उसने ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि एरे प्लेट पर 4 फॉर्मेशन डायग्राम थे। वह संरचना आरेख बनाए जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। एल्डर मास्टर जून किस संरचना आरेख के बारे में बात कर रहे थे? मोह हुआ सो गया था, उसे कैसे पता चलेगा? कलम पकड़े हुए मोह हुआ झिझक रहा था और अनिर्णय की स्थिति में था, बस मूर्खतापूर्ण तरीके से वहीं खड़ा था। नीचे बैठे शिष्य भी उसके लिए चिंतित हो रहे थे और एक दूसरे से धीरे से फुसफुसा रहे थे। असफलता के करीब एल्डर मास्टर जून की कक्षा और वह झपकी लेने की हिम्मत करता है। वह चित्र नहीं बना सकता, अब वह सचमुच मुसीबत में है। कोई फायदा नहीं, सिर्फ देखने से ही मुझे चिंता होती है। आफ्ट, मेरा भी ध्यान भटक गया। क्या एल्डर मास्टर जून ने भी मुझे नोटिस किया? अगला मैं नहीं होऊंगा, है ना? चेंग परिवार के पूर्वज, कृपया मेरी रक्षा करें, मुझे वहां ऊपर जाने के लिए न चुनें, मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। अल्पविराम। मोह हुआ अभी भी हिचकिचा रहा था, तभी अचानक उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। क्या ये एल्डर मास्टर जून का दिव्य विचार है? मोह हुआ चौंक गया और उसका दिल धड़कने लगा। ये खत्म हो गया है, एल्डर मास्टर जून वास्तव में क्रोधित है। छोड़ो, बस एक अनुमान लगाओ। बंद आंखों से मोह हुआ ने बेतरतीब ढंग से सबसे कठिन चित्र चुना। उसका छोटा हाथ तेजी से चला, कलम ड्रैगन या सांप की तरह बही और कुछ ही समय में उसने इसे चित्रित कर दिया। उसके समाप्त होते ही ताओ शिक्षण कक्ष तुरंत शांत हो गया। मोह हुआ की पीठ की ठंड भी थोड़ी कम हो गई। मैंने सही अनुमान लगाया। मोह हुआ ने राहत की सांस ली। अचानक फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई, शिष्यों ने धीरे से कहा। बस अब उसका छोटा हाथ इतनी तेजी से हिल रहा था कि मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा था। उसने इसे इतनी जल्दी बना दिया। वह इतना कुशल कैसे है? लेकिन उसने गलत बनाया है ना? ये वो नहीं है। मोह हुआ ने अपनी तीक्ष्ण दिव्य बुद्धि से सब कुछ स्पष्ट रूप से सुना और मन ही मन शिकायत की। अगर यह नहीं है तो मुझे बताओ कि कौन सा है। असहाय मोह हुआ ने अन्य 3 फॉर्मेशन आरेखों पर नजर डाली और अपनी पीठ पर ठंडक को एक बार फिर से महसूस किया। उसने जाना कि एल्डर मास्टर जून फिर से क्रोधित हो रहे थे। आधे रास्ते में रुकने का कोई मतलब नहीं। बेतरतीब ढंग से एक और स्विश स्विश स्विश, कुछ ही स्ट्रोक में उसने इसे चित्रित करना समाप्त कर दिया। ताओ शिक्षण कक्ष और भी शांत हो गया। इतनी शांति कि आप पिन गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। इससे पहले कि मोह हुआ शांत हो पाता, शिष्यों ने फिर से फुसफुसाना शुरू कर दिया। और भी तेज। क्या ये फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर की हाथ की गति है? क्या वह फॉर्मेशन डायग्राम खाकर बड़ा हुआ है? ये किस कुलीन कुल का साधक है? इसकी संरचना चित्रकारी तेज और उत्कृष्ट दोनों है। क्या यह मिंग परिवार है या झेंग परिवार? ईर्ष्या हो रही है, काश मैं उन हाथों को उधार लेकर एक बार फॉर्मेशन बना पाता। अल्पविराम। लेकिन एल्डर मास्टर जून ने जिसका जिक्र किया था वह भी यह नहीं था। मोह हुआ ने गहरी खामोश सांस ली। ये भी नहीं। अंदर से असहाय महसूस करते हुए उसे थोड़ा गुस्सा आने लगा। ये भी नहीं। फिर मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा, मैं बस उन सभी को चित्रित करूंगा। यदि मैं चारों को खींचूं तो यह निश्चित रूप से सही होगा। मोह हुआ का छोटा सा हाथ लहराया, अपनी कलाई से प्रतिबिंब बनाते हुए उसकी ब्रशवर्क हवा की तरह रेखांकित हुई, बादलों की तरह घूम रही थी, पानी की तरह बह रही थी, और कुछ ही क्षणों में उसने अन्य 2 संरचना आरेख पूरे कर लिए।
अब ताओ शिक्षण कक्ष में पूर्ण शांति छा गई। नीचे खड़े सभी शिष्य अवाक होकर मोहुआ को ऐसे देख रहे थे मानो वे मानव त्वचा में लिपटे हुए एक छोटे आकार के दुष्ट राक्षस को देख रहे हों। 4 संरचना आरेखों को पूरा करने के बाद मोहुआ ने ब्रश को एक तरफ रख दिया, अपना सिर झुकाया और आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ खड़ा हो गया। बड़े मास्टर झुन की निगाहें धुंधली थी जब उन्होंने मोहुआ को देखा। एक लंबे समय के लिए चुप, कुछ सोचते हुए अंत में उनकी आवाज कठोर लेकिन थोड़ी कांपती हुई बोली, कुछ प्रतिभा होने पर भी किसी को अहंकारी या आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से सुस्त नहीं होना चाहिए। इस व्यवहार को दोबारा न दोहराएं। कड़े लहजे के बावजूद उन्होंने कहा, इस व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मोहुआ को पता था कि उसने एक गोली को चकमा दे दिया है। उसने राहत की लंबी सांस ली और सम्मानपूर्वक कहा, बड़े गुरु की शिक्षा शिष्य को याद रखनी होगी। एल्डर मास्टर झुन ने थोड़ा सिर हिलाया, आज का पाठ इतना ही है, आप जा सकते हैं। अन्य शिष्य, मानो उन्हें शाही क्षमादान मिल गया हो, तुरंत उठ खड़े हुए, आदरपूर्वक झुके और बोले, शिष्यों, विदा लीजिए। फिर वे चुपचाप और व्यवस्थित ढंग से ताओ शिक्षण कक्ष से बाहर चले गए। मोहुआ भी भीड़ के साथ खिसक गया। बड़े मास्टर झुन ने कुछ नहीं कहा। जब तक सभी शिष्य चले नहीं गए तब तक उसने व्यूह पट्टी की ओर मुड़कर नहीं देखा, जिस पर मोहुआ ने त्वरित अजगर और सांप जैसे स्ट्रोक के साथ 4 संरचना आरेख बनाए थे, जो कि प्रथम श्रेणी की संरचना के लिए उपयुक्त, सावधानीपूर्वक और सटीक थे। एल्डर मास्टर जून की धुंधली आंखें थोड़ी सी खुली, जिससे एक चमक दिखाई दी। एल्डर मास्टर झुन अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़े हो गए और उन्होंने एरेप्लेट पर 4 संरचनाओं पर एक ही नजर डाली और वे सभी बिना किसी निशान के गायब हो गए। वह सीधे ताओ शिक्षण मंडप से बाहर निकला, ताइक्सू गेट के मध्य में जेड पत्थर के रास्ते पर चला और अकेले ही पीछे के पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में सभी शिष्यों ने झुककर कहा, बड़े मास्टर झुन, नमस्कार। एल्डर मास्टर झुन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, नमस्कार। पीछे के पहाड़ पर पहुंचने पर सभी आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों, साथ ही सच्चे संचरण बुजुर्गों ने एल्डर मास्टर जून को देखा और उनका अभिवादन करने के लिए झुके। ... बड़े मास्टर झुन, नमस्कार। एल्डर मास्टर झुन ने स्वीकृति में बस थोड़ा सा सिर हिलाया। एल्डर के निवास पर वापस आकर एल्डर मास्टर झुन ने एक कप चाय बनाई और दरवाजे के बाहर खड़े लड़के को निर्देश दिया, जाओ मेरे लिए एक रजिस्टर लाओ। बाहर खड़े ताओवादी बालक ने झुककर कहा, हाँ बड़े पूर्वज। तब एल्डर मास्टर झुन अपने कमरे में एक कप चाय और एक स्क्रॉल के साथ बैठे और पढ़ते हुए कुछ सोचने लगे। एल्डर का निवास विशाल, शांत और पूर्णतः खाली था। वहां केवल एक मेज और एक ध्यान गद्दी थी। चाय स्वादहीन और शुद्ध थी, लेकिन एल्डर मास्टर जून को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। 30 मिनट के बाद ताओवादी बालक एक रजिस्टर लेकर आया और सम्मानपूर्वक उसे एल्डर मास्टर शुन को सौंप दिया। एल्डर मास्टर झुन ने सिर हिलाया और उसे ले लिया। उसकी धुंधली आंखें जल्दी से उसे देख रही थीं। ली राज्य, द्वितीय श्रेणी तोंगशियान शहर, ढीला कृषक, मध्य निम्न श्रेणी आध्यात्मिक मूल। केवल मध्य निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक मूल के साथ एक शिथिल साधक होना। एल्डर मास्टर जून को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। प्रतिभा को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना लेना कुछ प्रगति है। एल्डर मास्टर झुन ने पढ़ना जारी रखा और विशेषता अनुभाग देखा जिसमें लिखा था, फॉर्मेशन में कुशल। उसने एक क्षण सोचा और सिर हिलाकर कहा, वास्तव में बुरा नहीं है। ली राज्य के शिष्य हजारों मील की यात्रा करके यहाँ सीखने आए थे। सचमुच सराहनीय। एल्डर मास्टर झुन के चेहरे पर भावना का भाव दिखाई दिया। उनकी निगाहें विचारमग्न हो गईं, जैसे वह कुछ सोच रहे हों। अल्पविराम। मोहुआ शिष्य निवास पर भोजन कर रहा था। उसके चारों ओर कई शिष्य थे। 1 महीने से अधिक समय से नामांकित होने के कारण मोहुआ की आकर्षक उपस्थिति, मधुर वाणी और मासूम व्यवहार के कारण अच्छी प्रतिष्ठा थी तथा वह ताई निवास के साथी शिष्यों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया था। बड़े परिवारों के शिष्य साधना पर ध्यान केंद्रित करते थे और अक्सर देर से विकसित होते थे। यद्यपि उनमें से अधिकांश 17 या 18 वर्ष के थे, सीमित सांसारिक अनुभव रखते थे तथा अभी तक प्रसिद्धि और धन की खोज के चरण तक नहीं पहुंचे थे, फिर भी वे बहुत अधिक षड्यंत्रकारी नहीं थे तथा साथी संप्रदाय के सदस्यों के बीच सौहार्द को महत्व देते थे। एक शिष्य ने मोहुआ से कहा, सावधान रहो मोहुआ, तुमने खुद को एक बड़ी स्थिति में डाल लिया है। बड़े मास्टर जून बहुत कंजूस हैं। एक अन्य शिष्य ने चुप होने का इशारा किया, क्या आप मृत्यु चाहते हैं? एल्डर मास्टर झुन की बुराई करने का साहस कर रहे हैं। मैं यहाँ कह रहा हूँ, वह निश्चित रूप से सुन नहीं सकता।
कहना मुश्किल, अगर उसने सुन लिया तो तब आपको फॉर्मेशन की विशाल गहराई और जटिलता का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। हाँ, एल्डर मास्टर जून तुम्हारा विशेष ध्यान रखेंगे, तुम्हें वे कठिन रचनाएं सिखाएंगे, तुम्हारा चेतना सागर सूख जाएगा, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे और फिर भी तुम उन्हें नहीं सीख पाओगे। सचमुच, ये तो बहुत बढ़िया होगा। बिल्कुल, शिष्य ने बीच में ही अपनी बात रोक दी। वह चौंक गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इन बातचीतों में अप्रत्याशित रूप से भिन्न राय थी। वह चुपचाप मो हुआ की ओर देखने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मो हुआ ने धीरे से पूछा, क्या एल्डर मास्टर जून बहुत कठिन संरचनाएं सिखाएंगे? उस शिष्य के चेहरे के भाव बता रहे थे। मो हुआ, तुम इतने उत्साहित क्यों लग रहे हो? बिल्कुल नहीं, मो हुआ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। बकवास, तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। हाँ, मेरी आंखें हमेशा ऐसी ही दिखती हैं, मो हुआ ने जोर देकर कहा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। लेकिन एक शिष्य ने आश्चर्य व्यक्त किया, मो हुआ, आप इतनी अच्छी आकृतियां क्यों बनाते हैं? मो हुआ ने शर्माते हुए कहा, क्या मैं? कोई बात नहीं। कुछ लोग ईर्ष्या करते थे और दांत पीसते थे। विनम्रता प्रगति में सहायक हो सकती है, लेकिन अत्यधिक विनम्रता मारपीट का कारण बन सकती है। मो हुआ ने तब कहा, मैं फॉर्मेशन में थोड़ा बेहतर हूं, यही वजह है कि मुझे मिड लोअर ग्रेड स्पिरिचुअल रूट के साथ भर्ती कराया गया था। मध्य निम्न ग्रेड। सभी उपस्थित शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। क्या आपके पास मध्य निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक मूल है? कोई आश्चर्य नहीं, आपकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी कमजोर है और आपके रक्त क्यूई में थोड़ी कमी है। आपका ताओवादी आधार ठोस नहीं है। तुम भी लंबे नहीं हो। मो हुआ दुखी हो गया, बस बहुत हो गया। रक्त क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति का उल्लेख करना ठीक है, लेकिन लंबा न होने के कारण क्या आप ऐसा कह सकते हैं? अन्य शिष्यों ने तुरंत क्षमा याचना भरी मुस्कान दी। किसी ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कितनी भी अच्छी तरह से फॉर्मेशन सीख लें, एक मध्यम निम्न ग्रेड आध्यात्मिक रूट को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, है ना? हाँ, मेरे परिवार के बुजुर्ग ने एक निम्न से उच्चतर श्रेणी के आध्यात्मिक मूल वाले प्रत्यक्ष वंश के सदस्य को ताइक्सू गेट में लाने की कोशिश की, कई कनेक्शनों के बावजूद ये सफल नहीं हुआ। यदि निम्न से उच्चतर ग्रेड संभव नहीं है, तो मध्य निम्न ग्रेड तो और भी अधिक। मध्य निम्न ग्रेड 8 महान द्वारों में प्रवेश। लोगों के एक समूह ने मो हुआ को अजीब निगाहों से देखा। थोड़ी देर बाद कुछ शिष्य आए और मो हुआ के सामने खड़े हो गए। उनकी निगाहें गहरी थीं, उन्होंने अपनी मुठियां झुकाई और कहा, कियानजो चेंग परिवार चेंग मो, मैं दोस्त बनना चाहता हूं। ली राज्य सीटू परिवार, मेरा नाम सीटू जियान है, मैं निश्चित रूप से भविष्य में 9 राज्य में नंबर 1 तलवार कल्टीवेटर बनूंगा, नमस्कार। कियान राज्य वेन कबीला, जनरल स्टेट, अल्पविराम। मो हुआ दंग रह गया। उसने सोचा था कि वे झगड़ा शुरू करने के लिए धमकी भरे अंदाज में आ रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में उससे दोस्ती करने आ रहे थे। इसका क्या मतलब था? अगर उसे सही से याद है तो उसने मध्य निम्न श्रेणी आध्यात्मिक मूल कहा था, न कि उच्च श्रेणी। क्या ऐसा हो सकता है कि ताइक्सू गेट ने आध्यात्मिक जड़ों को उल्टा दर्जा दिया हो? क्या मध्य निम्न ग्रेड सुपीरियर ग्रेड से बेहतर था? मो हुआ बहुत उलझन में था। दूर से कुछ शिष्य आपस में फुसफुसा रहे थे। हालांकि उनकी आवाज धीमी थी, फिर भी मो हुआ के कानों तक पहुंच रही थी। लेकिन वह तो एक मध्यम निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक मूल है, आप उसके साथ संबंध क्यों बनाएंगे? आप क्या जानते हैं, अगर वह वास्तव में मध्यम निम्न ग्रेड का है, तो क्या वह ताइक्सू गेट में प्रवेश कर सकता था? ताइक्सू गेट में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा, यदि वह मध्यम निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक मूल के साथ 8 महान द्वारों में प्रवेश कर सकता है, तो क्या यह नहीं है कि उसकी ताओवादी नींव को असाधारण रूप से समर्थित होना चाहिए, बहुत मजबूत समर्थन के साथ। ... हाँ, वास्तव में मध्य निम्न ग्रेड, इतनी उथली ताओवादी नींव। जरा सोचिए, इस बात के साथ भर्ती होना, तो फिर उसकी पृष्ठभूमि कितनी गहरी होगी, उसका समर्थन कितना मजबूत होगा। इस अनुभूति के बाद सभी शिष्यों ने मो हुआ का गंभीरतापूर्वक सम्मान करना शुरू कर दिया। संभवतः किसी महान शक्ति की नाजायज संतान, शायद ताइक्सू गेट के पूर्वजों से भी संबंधित। अगर ऐसा होता तो उसकी आध्यात्मिक जड़ इतनी कमजोर नहीं होती। तुम्हें कुछ नहीं पता, आध्यात्मिक जड़ों की विरासत 100% नहीं होती, इसमें हमेशा भिन्नताएं होती हैं। निम्न आध्यात्मिक जड़ों वाले माता पिता की संतान उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ों वाली हो सकती है, और उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ें कभी कभी मध्यम निम्न श्रेणी की संतान भी पैदा कर सकती हैं।
हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, मध्य निम्न ग्रेड, ये वास्तव में संभव हो सकता है। ये तर्कसंगत है। एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ मुहुआ ने अवाक होकर जोर दिया। मैं वास्तव में एक ढीला साधक हूं। ये सुनकर शिष्य रुके, फिर सहमति में सिर हिलाया, हम। लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वे उसकी असलियत समझ चुके हैं, एक अनकही समझ, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। चिंता मत करो, हम तुम्हारा राज रखेंगे। हम वादा करते हैं कि किसी को नहीं बताएंगे। मुहुआ ने असहाय महसूस करते हुए आह भरी। एक अन्य शिष्य ने चिंता व्यक्त की। मुहुआ, हालांकि तुम्हारी पृष्ठभूमि, खांसी। शिष्य ने अर्थपूर्ण ढंग से संकेत दिया, ये तो बस एक ढीला साधक है। लेकिन फिर भी आपको एल्डर मास्टर जून को नाराज नहीं करना चाहिए। उनकी साख बहुत पुरानी है, यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता को भी उनसे कोई सम्मान नहीं मिल सकता। आप अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए हैं और यहाँ आपके दिन लंबे हैं। यदि आप एल्डर मास्टर जून को नाराज करते हैं और आपको ड्राइंग फॉर्मेशन जारी रखने की सजा दी जाती है, तो आपके भविष्य के दिन कठिन होंगे। मुहुआ ने कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद। लेकिन अपने दिल में उसने सोचा, मुझे आश्चर्य है कि क्या एल्डर मास्टर जून मुझे और अधिक कठिन संरचनाएं सिखाएंगे। फिलहाल उन्हें अध्ययन के लिए कोई भी कठिन संरचना नहीं मिल सकी। उनकी दिव्य भावना भी 14 पैटर्न पर स्थिर थी। लंबे समय तक कोई प्रगति नहीं हुई। एल्डर मास्टर जून, आंखों में चमक के साथ मुहुआ ने सोचा, शायद कल कक्षा में मुझे सो जाना चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए। देखो, क्या एल्डर मास्टर जून मुझे और भी अधिक कठिन संरचनाएं बनाने के लिए दंडित करेंगे। अल्पविराम। अगले दिन मुहुआ ने पाया कि उसे अब सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्डर मास्टर जून ने वास्तव में उसके साथ विशेष व्यवहार किया था। कक्षा के दौरान एल्डर मास्टर जून ने सभी को फॉर्मेशन नोट्स का एक सेट वितरित किया, जिसमें फॉर्मेशन आरेख सहित प्रथम ग्रेड 9 पैटर्न संश्लेषण गोल्ड फॉर्मेशन के मुख्य बिंदु शामिल थे। केवल मुहुआ के सामने कोई नहीं था। एल्डर मास्टर जून ने मुहुआ को नोटों का एक और सेट देते हुए दृढ़ता से कहा, फॉर्मेशन सीखने के लिए आपको मजबूत होना होगा। नींव सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिभा जितनी अच्छी होगी, नींव उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। इसका अध्ययन करो। अन्य शिष्यों ने मुहुआ को सहानुभूति से देखा। मुहुआ गंभीर भाव से मन ही मन रोमांचित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। अध्ययन करने के लिए एक संरचना है। उन्होंने जल्दी से नोट खोले तो उनके अंदर गोल्ड एंड फायर सीरीज की प्रथम श्रेणी की 5 तत्वों की मिश्रित संरचना का चित्र मिला। मुहुआ ने इस यौगिक संरचना को पहले नहीं देखा था, लेकिन इसकी संरचना जटिल नहीं थी। यह एक 5 तत्वों की संरचना थी जिसे एक नज़र में आसानी से समझा जा सकता था। ये वास्तव में कठिन था, लेकिन थोड़ा कठिन। कठिनाई का स्तर कुछ दांतों के बीच फंस जाने जैसा था। थोड़ा निराश होकर मुहुआ ने फिर भी गंभीरता से नोट्स को एक बार पढ़ा, कुछ ज्ञान बिंदुओं को छांटकर रिकॉर्ड किया जो उसने पहले नहीं सीखे थे, और फिर संरचना का चित्र बनाना शुरू कर दिया। बड़े मास्टर जून ने ऊपर व्याख्यान दिया और उन्होंने नीचे चित्र बनाए। जब तक एल्डर मास्टर जून ने व्याख्यान देना समाप्त किया और अन्य शिष्यों ने विचार मंथन और संरचनाओं का चित्रण करना शुरू किया, तब तक मुहुआ ने पहले ही चित्रण समाप्त कर लिया था। वह आराम से बैठ गया और दूसरों को गहरी सोच में अपनी भौहें सिकुड़ते हुए देख रहा था। बड़े मास्टर जून की पलकें फड़क उठीं, लेकिन वह गंभीर बने रहे और कुछ नहीं बोले। अगली कक्षा में, जबकि अन्य शिष्य अभी भी प्रथम श्रेणी के 5 तत्व श्रृंखला निर्माण का अध्ययन कर रहे थे, मुहुआ को थोड़ा कठिन प्रशिक्षण दिया गया। इस बार 3 श्रृंखला 5 तत्व यौगिक निर्माण। लेकिन यह अभी भी प्रथम श्रेणी ही है। मुहुआ ने हमेशा की तरह बहुत जल्दी चित्र बनाना समाप्त कर दिया, और उसके बाद हर बार ये थोड़ा कठिन होता गया, लेकिन प्रत्येक वृद्धि ज्यादा नहीं थी। अल्पविराम। 4 या 5 क्रमिक कठिनाइयों के बाद अंततः मुहुआ को अपरिचित संरचना पैटर्न का सामना करना पड़ा। ये 5 तत्वों से जुड़ा था, लेकिन 5 तत्व निर्माण प्रणाली से थोड़ा भिन्न था। 8 त्रिग्राम गठन। 5 तत्व हैं धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। 8 त्रिग्राम है कियान, कुन, कान, ली, गेंद, झैन, शुन, धुई, जो क्रमशः आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, पर्वत, गर्जन, दलदल और वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 त्रिग्राम संरचना आंशिक रूप से 5 तत्वों के साथ ओवरलैप होती है, लेकिन इसमें 5 तत्वों की तुलना में महान दाव के व्यापक और अधिक जटिल कानूनी सिद्धांत शामिल होते हैं। इसके अलावा 8 त्रिग्राम निर्माण में यिन और यांग तथा 6 याओ के सिद्धांत शामिल हैं। हालांकि यह सीधे तौर पर यिन और यांग या 6 याओ की शक्ति का उपयोग नहीं करता है, लेकिन यह इनका उपयोग एक ढांचे के रूप में करता है,
तथा 5 तत्वों के आधार पर विभिन्न निर्माण तर्कों को प्राप्त करता है। अफसोस की बात है कि फॉर्मेशन विधियों का परिचय तो शुरुआती लोगों के लिए था और इसकी विषय वस्तु अभी भी बहुत सरल थी। मोहुआ कुछ भी गहराई से नहीं सीख सका। पुस्तक में केवल 8 त्रिग्रामों के कुछ बुनियादी सिद्धांत थे और इसमें 8 त्रिग्रामों के पूर्ण गठन पैटर्न शामिल नहीं थे। पूरी तरह से तैयार बागुआ गठन विधि की तो बात ही छोड़ दीजिए। मोहुआ सीखना चाहता था लेकिन उसके पास सीखने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब भोजन सीधे उसके मुंह में परोसा गया था। एल्डर मास्टर झुन के हैंडआउट्स में 5 तत्वों की बागुआ श्रृंखला मिश्रित संरचना शामिल थी, जिसमें 5 तत्वों को एकीकृत किया गया था और 8 ट्रिग्राम शामिल थे। इस प्रकार की मिश्रित संरचना भी मोहुआ ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसमें 2 अलग अलग श्रेणियों की संरचनाएं सम्मिलित थीं। इनमें से एक था 5 तत्वों का गठन, यीमू गठन। दूसरा था बागुआ फॉर्मेशन विधि, जेन माउंटेन फॉर्मेशन। इसलिए इस कंपाउंड फॉर्मेशन का पूरा नाम यीमू गैनशान कंपाउंड फॉर्मेशन था। संयुक्त संरचना के भीतर कुछ अन्य सरल छोटी संरचनाएं और बिखरे हुए पैटर्न भी थे। ये महत्वपूर्ण नहीं थे। मोहुआ ने अनुभव से अनुमान लगाया कि इस यीमू गैनशान यौगिक संरचना का उपयोग पहाड़ों पर लकड़ी प्रकार की आध्यात्मिक वस्तुओं जैसे कि आत्मा के पेड़, आत्मा के पौधे और आत्मा की घास की खेती के लिए किया जाता था। पहाड़ को ठोस बनाने के लिए जेन का उपयोग करना, चीजों को पोषित करने के लिए लकड़ी का उपयोग करना। जहां तक बागुआ वर्ग के गठन पैटर्न का सवाल है, मोहुआ ने अभी तक उनका अध्ययन नहीं किया था। इसलिए यदि वह इस यौगिक गठन को सीखना चाहता था तो उसे 8 ट्रिग्राम जेन पैटर्न के साथ शुरुआत करनी पड़ी। नए स्वरूप, नए पैटर्न। मोहुआ की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत उत्साहपूर्वक अध्ययन करने लगा। एल्डर मास्टर झुन मंच पर व्याख्यान दे रहे थे। उनकी परिधीय दृष्टि मोहुआ पर पड़ी। उन्होंने उसके गंभीर छोटे चेहरे को ध्यानपूर्वक हैंडआउट्स का अध्ययन करते हुए देखा और स्वीकृति में थोड़ा सिर हिलाया। लेकिन तभी एल्डर मास्टर जून हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि मोहुआ जेन श्रृंखला पैटर्न से यौगिक संरचना सीखना शुरू कर रहा था। बड़े मास्टर जून थोड़ा आश्चर्यचकित थे। क्या आपने बागुआ निर्माण विधि का अध्ययन नहीं किया है? असंभव। भले ही उसने इसका अध्ययन नहीं किया हो, फिर भी उसे पैटर्न से शुरू करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बड़े मास्टर झुन ने भौहें चढ़ाईं। उसे फॉर्मेशन विधियां किसने सिखाईं और उन्हें सीखने में वह इतना पक्षपाती कैसे हो सकता है? प्रथम श्रेणी के 5 तत्व संरचनाओं में पूर्णता प्राप्त करना। इसके अलावा उन्होंने अन्य गठन श्रेणियों की नींव को बहुत सही बताया। यदि उसने 8 त्रिग्राम पैटर्न का भी अध्ययन नहीं किया है तो उन दुर्लभ 3 प्रतिभाओं, 4 प्रतीकों, 6 याओ, 7 सितारों की संरचनाओं का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े मास्टर झुन ने खेद व्यक्त करते हुए अपना सिर हिलाया। एक होनहार प्रतिभा, लेकिन अफसोस की बात है कि उसकी नींव बहुत कमजोर थी और उसका क्षितिज बहुत संकीर्ण था। ऐसा प्रतीत होता था कि जिसने भी बच्चे को प्रशिक्षण दिया था वह उसे गहन बातें सिखाने की योजना बना रहा था और इसलिए उन्होंने उसे जबरदस्ती पंचतत्व प्रशिक्षण विधियां सिखाई, जिससे उसकी शिक्षा कुछ असमान हो गई। अफसोस की भावना महसूस करते हुए एल्डर मास्टर जून ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हमेशा की तरह पढ़ाना जारी रखा और मोहुआ ने स्वयं ही प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने बिना किसी परेशानी के छोड़ दिया। सत्र के अंत तक अन्य शिष्यों ने हैंडआउट से होमवर्क जमा कर दिया था। मोहुआ स्थिर रहे। उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और यीमू गैनशान कंपाउंड संरचना का चित्र बनाने का प्रयास किया। बड़े मास्टर जून ने उसे डांटा नहीं बल्कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। अन्य शिष्यों ने अपना होमवर्क जमा करना समाप्त कर दिया और मोहुआ की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा, जिसे एल्डर मास्टर जून द्वारा परेशान किया जा रहा था और वह अभी भी उग्रता से लिख रहा था। वे सभी आहें भरने लगे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वे चुपचाप चले गए। ताओ शिक्षण कक्ष में केवल एल्डर मास्टर झुन और मोहुआ ही बचे थे। बड़े मास्टर झुन ने मोहुआ को दया की दृष्टि से देखा, लेकिन अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है उसके बाद मोहुआ ने अचानक लिखना बंद कर दिया। एक लंबी सांस ली और फिर सम्मानपूर्वक एल्डर मास्टर जून को फॉर्मेशन पेपर का एक टुकड़ा पेश किया। बड़े मास्टर झुन चौंक गए। ये बच्चा क्या प्रस्तुत कर रहा था? यदि चित्र पूरा नहीं हुआ है तो उसे बनाना जारी रखें। यदि यह वास्तव में संभव नहीं है तो उसे अध्ययन और अभ्यास के लिए घर ले जाएं। जब यह अच्छी तरह से बन जाए तो उसे जमा कर दें। अब वह क्या प्रस्तुत कर सकता था? एक संरचना का अव्यवस्थित अधूरा मसौदा। एल्डर मास्टर झुन को थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। उन्होंने फॉर्मेशन पेपर लिया और उसे देखा। उनकी आंखें अचानक फड़कने लगीं।
यीमू-गैनशान कंपाउंड फॉर्मेशन। यह एक साफ सुथरा, परिपूर्ण और त्रुटि रहित यीमू-गैनशान कंपाउंड फॉर्मेशन था। बड़े मास्टर जून की नजरें संकुचित हो गईं। ये बच्चा, उसने इसे खींचा है। पैटर्न से शुरू करते हुए 2 घंटे से भी कम समय में उन्होंने बागुआ श्रृंखला निर्माण विधि से एक मिश्रित संरचना तैयार की जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या उन्होंने इसे मौके पर ही सीखा और चित्रित किया? एल्डर मास्टर जून का हाथ थोड़ा कांप रहा था, महुआ पर उनकी नजर जटिल और समझने में कठिन थी। आप, एल्डर मास्टर जून ने एक क्षण रुककर धीरे से कहा, क्या आपने बागुआ फॉर्मेशन विधि का अध्ययन किया है? महुआ ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया, नहीं, शिष्य केवल 5 तत्वों की संरचना जानता है। मैं कुछ परम संरचनाओं को भी जानता हूं जो 5 तत्वों के दायरे में नहीं है, लेकिन इनका उल्लेख करना सुविधाजनक नहीं है। एल्डर मास्टर जून काफी देर तक चुप रहे, फिर धीरे से सिर हिलाया, मैं समझ गया, अब आप जा सकते हैं। महुआ ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। बड़े गुरु, आपका शिष्य विदा लेता है। बोलने के बाद महुआ ने राहत की सांस ली, फिर एक नई संरचना सीखने की खुशी से उसका मूड हल्का हो गया और उसके कदम थोड़े तेज हो गए जब उसने अपना छोटा सा सिर उठाया और ताओ शिक्षण कक्ष से बाहर चला गया। ताओ शिक्षण कक्ष के भीतर एल्डर मास्टर जून चुपचाप खड़े रहे और महुआ द्वारा बनाए गए यीमू-गैनशान कंपाउंड फॉर्मेशन को देखते रहे। उनका मूड काफी देर तक अस्थिर रहा। काफी देर बाद उसने धीरे से आह भरी और सोचते हुए बुदबुदाया, लगता है मुझे पढ़ाने का तरीका बदलना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि यह बच्चा कितनी तेजी से सीख सकता है। बैकवोट एल्डर मास्टर जून ने फॉर्मेशन क्लास की शुरुआत ये कहकर की, आज हम फॉर्मेशन का अध्ययन नहीं करेंगे, पहले मैं आपको कुछ अधिक मौलिक बातें सिखाऊंगा। महुआ थोड़ा चौंका। अन्य शिष्यों ने एक दूसरे को देखा। विविध ताओ साधना विरासत वाले कुलीन परिवार के वंशज होने के नाते उन्हें बचपन से ही इन शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त था। हालांकि वे विशेषज्ञ नहीं थे, फिर भी वे कुछ बुनियादी निर्माण ज्ञान से परिचित थे। और क्या मौलिक बातें सिखाई जा सकती हैं? ... एल्डर मास्टर जून ने कठोर आवाज में कमरे का निरीक्षण किया। मैं जानता हूं कि आप सभी असाधारण विरासत वाले कुलीन कुलों से आते हैं और अधिकांशतः विभिन्न ताओ साधना व्यवसायों से परिचित हैं। लेकिन संरचनाएं अलग हैं। आप जो बुनियादी बातें जानते हैं वे केवल सतही हैं, हिमशैल की नोक भी नहीं, नींव के ऊपर बस 1 या 2 ईंटें हैं। यदि आप संरचनाओं की दुनिया में ऊंचे स्थान तक पहुंचना चाहते हैं तो आपकी नींव अभी भी पर्याप्त नहीं है। एल्डर मास्टर जून की नज़र महुआ से कुछ क्षण के लिए मिली जब उन्होंने आगे कहा, आज मैं आपसे आकाश के नीचे संरचनाओं के सभी स्रोतों और धाराओं के बारे में बात करूंगा। शिष्य सीधे बैठ गए। महुआ भी सीधा बैठा हुआ ध्यान से सुन रहा था। बड़े मास्टर जून की धुंधली आंखें चमक उठी जब उन्होंने धीरे से कहा, निर्माण का मार्ग विशाल और गहन है। दुनिया में कई संरचनाएं हैं, प्राचीन संरचनाओं से लेकर युगों युगों से चली आ रही संशोधित संरचनाएं जो धीरे धीरे विकसित हुई हैं, और यहां तक कि बाद की पीढ़ियों द्वारा अपने पूर्ववर्तियों के प्रयासों के आधार पर नवप्रवर्तित नई संरचनाएं भी हैं। न केवल संरचनाओं की श्रेणियां जटिल और असंख्य हैं, बल्कि संरचना पैटर्न के प्रकार भी विविध हैं। यहां तक कि एक ही फॉर्मेशन के भीतर भी अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं। विभिन्न परंपराओं के बीच, यहां तक कि एक ही संरचना में संरचना पैटर्न से लेकर संरचना धुरी तक, संरचना नेत्र के निर्माण तक थोड़ी बहुत विसंगतियां होंगी। यहां तक कि सबसे सरल प्रथम श्रेणी ब्राइट फायर फॉर्मेशन, जिसमें केवल 3 फॉर्मेशन पैटर्न होते हैं, के विभिन्न फॉर्मेशन स्कूलों के रिकॉर्ड में 18 से कम विभिन्न चित्रण नहीं है। ये पहला मुद्दा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ताओ में कोई निश्चित नियम नहीं है, संरचनाओं में कोई निश्चित रूप नहीं है। आप जो सीखते हैं वह बुनियादी संरचनाएं हैं जिन्हें ताओवादी न्यायालय के मूल्यांकन द्वारा परिभाषित और विस्तृत किया गया है। ताओवादी न्यायालय का मूल्यांकन और मानक निर्धारण किसी प्रशिक्षण के प्रकार और स्तर को परिभाषित करने के लिए सबसे सामान्य, सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले प्रशिक्षण प्रारूपों पर आधारित है। इसका उद्देश्य उन्हें मानकीकृत करना, उन्हें सीखना, उपयोग करना और लोकप्रिय बनाना आसान बनाना है। मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए आपको प्रशिक्षण की यह समान, मानकीकृत शैली सीखनी होगी। कड़े मूल्यांकन के कारण भी किए गए प्रयास और कड़ी मेहनत इतनी अधिक है कि आप अपना जीवन इन मानकीकृत संरचनाओं के भीतर बिताएंगे, अपनी बुद्धि को समाप्त कर देंगे। आप उन्हें मानक मानेंगे। लेकिन एल्डर मास्टर जून रुक गए, उनकी नज़र अचानक तेज हो गई। आपको समझना चाहिए कि यह संरचनाओं का सार नहीं है, संरचनाओं का मूल स्वरूप नहीं है।
गलतियां बहुत हैं, निर्माण के पैटर्न जटिल हैं, निर्माण के सिद्धांत अव्यवस्थित हैं और विरोधाभासों की भरमार है। यही निर्माण की वास्तविक मूल स्थिति है। यह विभिन्न युगों, विभिन्न राज्य सीमाओं, विभिन्न लोकों, विभिन्न साधकों, संरचनाओं में उनकी अंतर्दृष्टि और महान दाव की अभिव्यक्ति से ब्रह्मांड की पहचान को दर्शाता है। गलतियां होना आम बात है। जटिलता सही है। मानव संसार में असंख्य चीजें इतनी जटिल हैं। संरचनाएं स्वाभाविक रूप से अव्यवस्थित, अस्पष्ट और समझने में कठिन हैं, जो महान दाव के असंख्य मार्गों को प्रकट करती हैं। यदि कोई सच्चे महान दाव की खोज करना चाहता है तो केवल ताओवादी न्यायालय के मानकीकृत संरचनाओं का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है। उन संरचनाओं को कृत्रिम रूप से संशोधित किया गया है, कृत्रिम रूप से सामान्यीकृत किया गया है। वे एक कृत्रिम शुद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि संरचनाओं का वास्तविक रूप, न ही महान दाव का सार। सब कुछ विचित्र और अद्भुत है। संरचनाएं ब्रह्मांड की तरह विशाल हैं, जिनमें असंख्य रूप समाहित हैं। वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर को मानकीकृत प्रारूपों से आगे बढ़ना चाहिए और स्वयं देखना और अनुभव करना चाहिए। सार को सुरक्षित रखने के लिए स्थूलता को हटा दें, सत्य को बनाए रखने के लिए असत्य को त्याग दें, असंख्य और जटिल संरचना पैटर्न के बीच महान दाव के निशानों का निरीक्षण करें और संरचनाओं की अंतहीन विविधताओं से महान दाव के प्रवाह को समझें। इस प्रकार सबसे वास्तविक, सबसे मौलिक संरचनाओं को समझना, अपने स्वयं के संरचना सिद्धांतों को विकसित करना, दाव को साबित करने के अपने स्वयं के मार्ग पर चलना, यही निर्माण सिद्धांतों की नींव है। अल्पविराम। एल्डर मास्टर झुन के शब्द शक्तिशाली रूप से गूंज उठे। शिष्यगण उलझन में तो थे, लेकिन साथ ही उत्सुक भी थे। हालांकि मुंह हुआ बहुत प्रभावित दिखाई दिए। इसी तरह की बातें उसके मालिक ने भी कही थी। फिर भी उनके गुरु के शब्द एल्डर मास्टर जून के शब्दों से थोड़े भिन्न थे और उनमें भिन्न बिंदुओं पर बल दिया गया था। उनके गुरु ने उन्हें अपना रास्ता खोजने और अपना स्वयं का फॉर्मेशन फ्लो विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। एल्डर मास्टर जून ने संरचनाओं की सबसे व्यापक श्रृंखला से एक आधार स्थापित करने के लिए रूपरेखाओं से मुक्त होकर व्यापक अवलोकन का आग्रह किया। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर थे। ये बारीकियां मोहुआ की वर्तमान समझ से परे थीं, लेकिन इन शब्दों से मोहुआ महसूस कर सकता था कि एल्डर मास्टर जून का एरे फॉर्मेशन कौशल असाधारण रूप से गहरा था। ताओ के कोई निश्चित नियम नहीं है, संरचनाओं के कोई निश्चित रूप नहीं है। सार को पकड़ो, रूप को त्यागो। संरचना को एक बेड़ा के रूप में उपयोग करें, दूसरा किनारा दाव है। एक बार बेड़ा पार करने के बाद उसे छोड़ दें, दाव को प्राप्त करें और संरचनाओं को निराकार के रूप में देखें। मोहुआ ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। एल्डर मास्टर जून ने मोहुआ की ओर देखा और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। संरचनाओं की दुनिया विविध श्रेणियों से भरी है। अगले मैं आपको इस दुनिया में संरचनाओं की विभिन्न श्रेणियों के बारे में बताऊंगा। कुछ के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन अन्य के बारे में, भले ही आप जानते हो या उनके बारे में सुना हो, आपको स्पष्ट समझ नहीं होगी। तो निम्नलिखित को ध्यान से सुनें और इसे अच्छी तरह याद रखना सुनिश्चित करें। बड़े मास्टर जून की नज़र मोहुआ पर टिकी रही। मोहुआ ने निहितार्थ को समझते हुए बार बार सिर हिलाया। बड़े मास्टर जून ने चुपचाप सिर हिलाया और सोचा, काफी चतुर, और फिर गंभीर स्वर में बोले, इस दुनिया में सब कुछ विविध है और प्रत्येक चीज में निहित महान दाव जटिल, विविध और निरंतर परिवर्तनशील है। ये दाव संरचना पैटर्न के रूप में प्रकट होते हैं और संरचना प्रणालियों में वर्गीकृत होते हैं, जिससे कई पूरी तरह से अलग संरचना प्रणालियां उत्पन्न होती हैं। अराजकता, एरी, 3 प्रतिभाएं, 4 प्रतीक, 5 तत्व, 8 त्रिग्राम, 6 सामंजस्य, 7 सितारे। ये 8 श्रेणियां हैं जो गहराई से निहित हैं और लंबे समय से विरासत में मिली हैं, जिनमें स्पष्ट संदर्भ और स्पष्ट गठन सिद्धांत हैं। मैं उन्हें एक एक करके समझाऊंगा। अल्पविराम। कैसेरी। ये 2 प्रकार की संरचनाएं प्राचीन संरचनाएं हैं जो आरंभ में प्राचीन साधकों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के दाव से प्राप्त की गई थीं। ये संरचनाएं काफी प्राचीन हैं, उनकी संरचनाएं सरल हैं, फिर भी उनमें अत्यंत जटिल संरचना सिद्धांत निहित हैं, जो कि सरलतम किंतु गहनतम दाव के साथ संरेखित हैं। अपने सरल रूप, यहाँ तक कि अपरिष्कृत होने के कारण वे अस्पष्ट हैं और वर्तमान साधकों को उन्हें समझना कठिन लगता है। उनका रूप जितना सरल होता है, समझने के दौरान वे उतनी ही अधिक दिव्य अनुभूति ग्रहण करते हैं और श्रमसाध्य चिंतन के बावजूद कोई भी कुछ भी समझ नहीं पाता है। इस अस्पष्टता के कारण उन्हें सीखना कठिन है, हल करना और भी कठिन है, और उन्हें आगे बढ़ाना भी कठिन है,
इस प्रकार कैसेरी प्रकार की संरचनाएं धीरे धीरे लुप्त हो गई हैं। मौजूदा संरचनाएं ताओवादी न्यायालयों या कुलीन कुलों द्वारा थोड़ी सी ही संजोई और अध्ययन की जाती हैं, लेकिन उन्हें व्यवस्थित रूप से सीखना कठिन है। अल्पविराम 3 प्रतिभाओं का गठन। कुछ शिष्यों ने जब पहली बार फॉर्मेशन का अध्ययन किया होगा तो उन्होंने 3 प्रतिभाओं का निर्माण सीखा होगा, लेकिन ये केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए है, बहुत ही प्रारंभिक स्तर का है, यहाँ तक कि सतह पर भी नहीं। दूसरे शब्दों में, ये ताओवादी न्यायालय का एक प्रकार का बुनियादी गठन ज्ञानोदय निश्चित पैटर्न है। सच्ची 3 प्रतिभा संरचना में स्वर्ग, पृथ्वी और मानवता शामिल हैं, जिसमें एक विशाल लेआउट और विस्तृत व्युत्पत्तियां हैं। लेकिन आपके अनुभव सीमित हैं। अपनी छोटी उम्र में आप कियान दाओ की असीमता, कुन दाओ के गहन गुण और मानव दाओ की अप्रत्याशितता का एहसास नहीं कर सकते हैं। 3 प्रतिभाओं के एकीकरण का तो जिक्र ही नहीं। इससे आपको ये समझना चाहिए कि स्वर्ग, पृथ्वी और मानवता की 3 प्रतिभाएं ऐसी चीज नहीं हैं जिन पर सामान्य साधक विचार कर सकते हैं। ये वह ज्ञान है जो ताओवादी न्यायालय के अधीन दुनिया को नियंत्रित करता है। इसलिए 3 प्रतिभाओं के निर्माण की मूल विरासत ताओवादी न्यायालय द्वारा सख्ती से धारण की जाती है और इसे बाहरी रूप से नहीं सिखाया जाता है। जब तक आप भविष्य में ताओवादी दरबार या ताओवादी राज्य में प्रवेश नहीं करते और ताओवादी दरबार के उच्च अधिकारियों के संपर्क में नहीं आते, अन्यथा आप 3 प्रतिभाओं के निर्माण का सही सार नहीं सीख पाएंगे। अल्पविराम 4 प्रतीकों का निर्माण काफी विशेष। ये 9 राज्य के दक्षिणी भूभाग में रहने वाले सैवेज जनजाति के किसानों के बीच विरासत में मिली एक निर्माण पद्धति है। इस प्रकार का गठन विशेष रक्त रेखाओं वाले कुछ राक्षस जानवरों से संबंधित है। उनके गठन पैटर्न भी जानवरों के पैटर्न से मिलते जुलते हैं। जानवर जैसा, राक्षस के करीब। 5 तत्वों के 8 त्रिग्राम निर्माण को गहराई से और पूरी तरह से सीखने से पहले 4 प्रतीकों को न सीखना ही बेहतर है, क्योंकि इससे व्यक्ति का स्वभाव आसानी से विकृत हो सकता है और उसकी मानवता खत्म हो सकती है। अल्पविराम 5 तत्वों का निर्माण ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 5 तत्व साधना जगत में सबसे आम और सबसे अधिक लागू होने वाला निर्माण प्रकार है। प्राचीन काल में पंचतत्व संरचना की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन शुरुआत में उनकी उत्पत्ति साधारण थी। जैसे जैसे साधकों की पीढ़ियों ने शोध और विकास किया, आजकल पंचतत्व संरचना का इतना बड़ा पैमाना और इतनी विविधताएं मौजूद हैं। 5 तत्व संरचना के विकास में सबसे बड़ा योगदान एक बार 5 तत्व संप्रदाय द्वारा किया गया था। दुर्भाग्यवश पंचतत्व संप्रदाय के अचानक पतन के कारण केवल कुछ ही लोग बचे जो एकांत में रह गए, महत्वाकांक्षाहीन, नीरस जीवन जी रहे, पहले जैसे गौरवशाली नहीं रहे। यद्यपि पंचतत्व संप्रदाय लगभग गुमनामी में चला गया, पंचतत्व संरचना 9 अवस्था में व्यापक रूप से फैल गई है तथा विभिन्न ताओ साधना अनुशासनों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। बस इतना है कि कुछ मूल विरासतें शायद विलुप्त हो गई हैं। बड़े मास्टर जून को कुछ अफसोस हुआ। मुंह हुआ ने अपनी आंखें झपकाईं, ऐसा दिखावा किया जैसे वह कुछ नहीं जानता। पंचतत्व संप्रदाय का रहस्य, वह पंचतत्व स्रोत पैटर्न अब उसके शरीर पर है। उन्होंने 5 तत्वों की परम संरचना भी सीखी थी, लेकिन वह निश्चित रूप से यह बात खुलकर नहीं कह सकते थे। चुपचाप भाग्य बनाओ, मुंह हुआ ने चुपचाप खुद को डांटा। खेद व्यक्त करने के बाद एल्डर मास्टर जून ने आगे कहा, 6 सामंजस्य संरचनाएं। ये संरचना प्रणाली कुछ विशेष है। इसे आसानी से 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक तत्वमीमांसा पर केंद्रित है, यिन और यांग पारस्परिक समझौते पर जोर देता है, स्वर्गीय तनों को जोड़ता है। दूसरा प्रकार 6 याव संरचना, 3 यिन और 3 यांग है, जो परस्पर हेक्साग्राम उत्पन्न करते हैं। 6 सामंजस्य संरचनाएं कुछ हद तक एक ठंडा विषय है, विशेष रूप से 6 याव, जिसे यदि गलती से संभाला जाता है तो किसी का धैर्य खोना बहुत आसान है, और एक अज्ञात स्वर्गीय दानव दुष्ट भगवान द्वारा दानव विचार के साथ बीजित किया जाना, इस प्रकार दानव पथ में गिरना। हल्के ढंग से 6 हार्मोनी संरचनाओं का अध्ययन मत करो। अल्पविराम अगला चरण है 7 तारों का निर्माण। 7 सितारों का निर्माण बिग डिपर हेवन शू तियानिक सुआन स्वर्गीय रहस्य तियानकवान योहेन कायांग याओगुआंग 7 सितारों की संरचना पर आधारित है, जो तारकीय पैटर्न को परिष्कृत करते हैं, इस प्रकार निर्माण का निर्माण करते हैं। ताओवादी कोर्ट 7 पवेलियन का नाम बिग डिपर 7 सितारों के नाम पर रखा गया है। इसलिए 7 सितारा संरचना की रूढ़िवादी विरासत ताओवादी न्यायालय के केंद्रीय 7 मंडपों और सह अस्तित्व वाली स्वर्गीय वेधशाला के भीतर आयोजित की जाती है। इस प्रकार की संरचना खगोलीय घटनाओं को समझकर और स्वर्गीय रहस्यों की गहराई से गणना करके तारों की शक्ति को नियंत्रित कर सकती है।
लेकिन तीन प्रतिभाओं की संरचना की तरह ये प्रकार भी ताओवादी दरबार की गुप्त संरचनाओं में से एक है। इस जीवन काल में आपको इन्हें सीखने का मौका मिलने की संभावना कम है, और अगर आप सीख भी लेते हैं तो भी आप शायद इसमें पारंगत नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा 7 सितारों की संरचना, जिसमें खगोलीय घटनाएं और गणना शामिल है, अत्यंत गहन है, जिसे मूल रूप से सामान्य साधक और सामान्य संरचना गुरु भी नहीं समझ सकते। बेशक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि 7 स्टॉस फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एक विशिष्ट क्षेत्र भी है। साधारण फॉर्मेशन मास्टर्स इसे नहीं सीख सकते, इसलिए यह फॉर्मेशन मास्टर ग्रेडिंग के दायरे में भी नहीं आता। अल्पविराम। अंत में 8 ट्रिग्राम सरणी है। 5 तत्व और 8 ट्रिग्राम विशेष रूप से महत्वपूर्ण, व्यापक रूप से लागू, प्रभावी और शक्तिशाली हैं, और फॉर्मेशन अस्की मास्टर ग्रेडिंग में परीक्षण किए जाने वाले आवश्यक 2 प्रकार के फॉर्मेशन हैं। 8 त्रिग्राम सारणी 5 तत्वों के निर्माण पर आधारित है, लेकिन यह अधिक व्यापक रूप से शामिल है और निर्माण सिद्धांत कुछ हद तक गहरा है। फिर भी यदि इसमें अच्छी तरह से महारत हासिल की जाती है तो ये जीवन भर के लिए उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। बागुआ फॉर्मेशन विधि भी फॉर्मेशन का मुख्य मंत्र बिंदु होगा, जिसे आप आगे सीखेंगे। अभी मैं विस्तृत विवरण नहीं दूंगा। बाद में जब मैं आपको फॉर्मेशन दूंगा तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगा। अल्पविराम। इन 8 प्रकारों के अलावा संरचना के कुछ विशेष मंत्र बिंदु भी हैं, जैसे 3 प्रतिभाएं संरचना, जो 7 सितारों के साथ एक ही मूल साझा करती है, और 9 पाताल लोक संरचना, जो 6 याओं के साथ एक ही शैली साझा करती है। ये संरचनाएं ज्यादा अस्पष्ट और गुप्त खजाने हैं। आप नहीं जानते कि वे वास्तव में कहाँ छिपे हैं। क्या वे किसी संप्रदाय के ताओ साधना परिवार से संबंधित हैं, किसी लुप्त ताओवादी दरबार से, या किसी दुर्लभ निषिद्ध भूमि से। अल्पविराम। उपर्युक्त इस दुनिया में निर्माण के मंत्र बिंदु हैं जिन्हें दृश्यमान शिक्षा के रूप में जाना जाता है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि आप अपना क्षितिज विस्तृत करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, न कि इसलिए कि आप बहुत ऊंचा लक्ष्य रखें और लक्ष्य से चूक जाएं। भोजन को एक बार में एक निवाला खाना चाहिए, और फॉर्मेशन भी एक बार में एक फॉर्मेशन ही सीखना चाहिए। 3 प्रतिभाएं और 4 प्रतीक, 6 सामंजस्य, 7 सितारे संरचनाओं के कुछ ठंडे विषयों सहित आप फिलहाल नहीं सीख पाएंगे, नहीं आपको उन पर बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे मौलिक और सबसे व्यवहारिक पंचतत्व बागुआ संरचना को सीखना है। लेकिन एल्डर मास्टर झुन ने विषय बदल दिया और आगे कहा, फॉर्मेशन के सभी मंत्र बिंदुओं में से सबसे मौलिक फॉर्मेशन पैटर्न से आपको परिचित होना चाहिए। यह आधार है, और साथ ही यह आपको भविष्य में अपरिचित संरचनाओं का सामना करने में सक्षम बनाता है, और भले ही आपको विवरण न पता हो, संरचना पैटर्न के माध्यम से संरचना के प्रकार को समझने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार आप स्थिति के अनुकूल ढल सकते हैं, भ्रम और लाचारी से बच सकते हैं। फॉर्मेशन के सभी सबसे बुनियादी फॉर्मेशन पैटर्न मंत्र बिंदुओं की एक प्रति मैंने यहाँ संकलित की है। बेशक ये सिर्फ पैटर्न है, इनसे कोई फॉर्मेशन नहीं बनता। एल्डर मास्टर झुन ने प्रत्येक व्यक्ति को एक व्याख्यान नोट्स का मोटा सेट वितरित किया। मोहुआ सहित व्याख्यान नोट्स के शीर्षक पृष्ठ पर लिखा था, ताइक्सू गेट के निर्माण पैटर्न पर टिप्पणियां। मोहुआ ने व्याख्यान नोट्स खोले और उसने कई फॉर्मेशन लाइनें देखी जिन्हें उसने पहले कभी नहीं सीखा था या देखा भी नहीं था। उनके रूप विविध और असीम रहस्यमय थे। यद्यपि वे केवल निर्माण पैटर्न थे, फिर भी वे असंख्य निर्माण विधियों का अविश्वसनीय रूप से विशाल आधार थे। मोहुआ का दिल जोर से धड़क उठा। उसने अचानक अपना सिर उठाकर एल्डर मास्टर जून की ओर देखा। उसकी आंखें इतनी चमक रही थीं कि वे लगभग अंधी हो रही थीं। एल्डर मास्टर जून आश्चर्यचकित रह गए और खुद से बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या वह सचमुच इतना खुश हो सकता है, ये बच्चा? 8 प्रकार के निर्माणों को शामिल करते हुए निर्माण पैटर्न पर व्याख्यान नोट्स वितरित करने के बाद एल्डर मास्टर जून ने कहा, आज से इस एनोटेशन पुस्तक में दिए गए सभी फॉर्मेशन पैटर्न आपको सीखने होंगे और उनके साथ अभ्यास करना होगा। रेत के कणों से मीनार बनाई जा सकती है, नदियों से समुद्र बनाया जा सकता है। दुनिया के सभी फॉर्मेशन सबसे बुनियादी फॉर्मेशन पैटर्न से बने हैं। केवल पैटर्न में निपुणता प्राप्त करके ही आप संरचनाओं को अच्छी तरह से चित्रित कर सकते हैं। मैं समय समय पर जांच करूंगा कि आपने कितने फॉर्मेशन पैटर्न सीखे हैं। अगर तुम आलसी हो तो सजा मिलेगी। शिष्य उदास और व्यथित दिख रहे थे, लेकिन मोहुआ उसके हाथों में लेक्चर नोट्स देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। ताइक्सू गेट के निर्माण पैटर्न पर टिप्पणियां।
ताइक्सू गेट की पीढ़ियों द्वारा संकलित असंख्य संरचनाओं के गठन पैटर्न। एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए ये सबसे मौलिक, सबसे व्यापक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विरासत भी है। यद्यपि ये केवल प्रथम श्रेणी थी, लेकिन 1000 मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। यहां तक कि सबसे उन्नत संरचनाओं को भी प्रथम श्रेणी सीखने से शुरू करना होगा। मो हुआ ने उसे किसी अनमोल रत्न की तरह संजोकर रखा, उसे नीचे रखने को तैयार नहीं था। उसके बाद हर रोज जब भी उसे फुर्सत मिलती, वह उसे पकड़कर पढ़ता। जब कोई ध्यान नहीं देता था तो वह स्वयं ही विभिन्न फॉर्मेशन पैटर्न का अभ्यास करते थे। भोजन के दौरान वह मेज पर अपनी उंगलियों से उन्हें रेखांकित करता था। पहाड़ों के बीच खेतों से गुजरते हुए वह जमीन पर चित्र बनाता था। सोने से पहले वह कागज पर चित्र बनाते थे और सोने के बाद उनकी दिव्य भावना चेतना के सागर में डूब जाती थी और ताओवादी स्टील पर चित्र बनाना जारी रखती थी। क्योंकि वे केवल प्रथम श्रेणी के निर्माण पैटर्न थे, इसलिए उनका रेखाचित्र बनाना सरल और सहज था। ताओवादी स्तंभ पर चित्र बनाने के बाद वह अपनी दिव्य अनुभूति पर विचार कर सका। इस प्रकार एक ही रात में मो हुआ हजारों फॉर्मेशन पैटर्न का अभ्यास कर सकता था। उन्होंने एल्डर मास्टर झुन के मार्गदर्शन को याद किया कि गठन पैटर्न आधार है और आधार ठोस होना चाहिए। इसलिए हालांकि उसने पहले से ही इन पैटर्नों को अच्छी तरह से याद कर लिया था, फिर भी वह उन्हें बार बार बनाता रहा। मो हुआ हर प्रकार के निर्माण, हर निर्माण पैटर्न को याद रखना चाहता था, उन्हें बिना किसी विचलन के अपनी चेतना के सागर में दृढ़ता से समाहित करना चाहता था। यहां तक कि उन्हें अपनी सहज प्रवृत्ति में भी समाहित कर लिया। चाहे संरचना पैटर्न कितने भी जटिल, अस्पष्ट या आसानी से भ्रमित करने वाले क्यों न हो, जब तक वह उन पर बिना किसी दूसरे विचार के नजर रखता है, वह उस संरचना की श्रेणी को पहचान सकता है जिससे पैटर्न संबंधित है। मो हुआ ने जितना अधिक अभ्यास किया, वह उतना ही अधिक कुशल होता गया, और कुशल होते हुए भी उसने स्वयं को और अधिक अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। काफी अभ्यास के बाद उन्हें कभी कभी मनुष्य और संरचना एक होने का भ्रम हो जाता था। ऐसा लगता था मानो ये निर्माण पैटर्न कोई बाह्य, अपरिचित, वस्तुपरक वस्तु न होकर उसके अपने दिव्य विचार का हिस्सा थे, उसकी दिव्य भावना द्वारा छोड़े गए निशान जो महान दाव के साथ विलीन हो रहे थे। यह अनुभूति अत्यंत रहस्यमय थी। मो हुआ कुछ हद तक इसे समझने में असमर्थ था और परिणामस्वरूप उसने इसके बारे में चिंता न करने का निर्णय लिया तथा अपना सिर झुकाकर बार बार अभ्यास जारी रखा। 8 द्वार संरचना, हजारों संरचना पैटर्न उनकी कलम के नीचे बार बार अस्तित्व में आए और उसकी चेतना के सागर में वे बार बार उभरे। मो हुआ को यह नहीं पता था कि अनजाने में ऐसा करने से वह वास्तव में स्वर की निर्माण विधियों और असंख्य दिव्य कौशलों की अंतिम महारत की नींव रखना शुरू कर रहा था। हुआ ने दिन रात एक करके कैसेरी, 3 प्रतिभाओं, 5 तत्वों और 8 ट्रिग्रामों तथा 6 हार्मोनियों 7 सितारों के निर्माण पैटर्न में कुशलता हासिल की। 5 तत्वों के निर्माण पैटर्न मो हुआ के लिए पहले से ही बहुत परिचित थे। वह 8 त्रिग्रामों से बहुत कम परिचित था। 3 प्रतिभाएं और 4 प्रतीक और 6 सामंजस्य 7 सितारे मो हुआ के लिए नए थे और वे उसके लिए बिल्कुल विदेशी लग रहे थे। कैसेरी एक प्राचीन संरचना का हिस्सा था। संरचना के पैटर्न कुछ हद तक खंडित और बहुत सुसंगत नहीं थे, जिससे मो हुआ के लिए उन्हें समझना और भी कठिन हो गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह परिचित था या नहीं, या वह पैटर्न को समझ सकता था या नहीं, भले ही वह सिर्फ यंत्रवत याद कर रहा था। मो हुआ ने उन सभी को दृढ़ता से याद किया। ... आधे महीने के भीतर ही वह बहुत कुशल हो गया। हालांकि एल्डर मास्टर जून ने उसका परीक्षण नहीं किया। 1 महीने बाद जब मो हुआ ने पूरी तरह से अभ्यास कर लिया, तब एल्डर मास्टर झुन ने स्पॉट चेक करने का समय समझा। ताइक्सू गेट के निर्माण पैटर्न पर एनोटेशन से 5 तत्वों और 8 ट्रिग्राम के सभी निर्माण पैटर्न बनाए और 3 प्रतिभाओं और 4 प्रतीकों, 6 सामंजस्य 7 सितारों के लिए बस प्रत्येक श्रेणी के लिए 2 निर्माण पैटर्न बनाए। बड़े मास्टर झुन ने निर्देश दिया। फिर उसने मो हुआ की ओर देखा, अपनी लंबी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए मानो कह रहा हो, बस बेतरतीब ढंग से चित्र बनाओ। मो हुआ ने तुरंत सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गया है। इसलिए उन्होंने कैसेरी, 3 प्रतिभाएं और 4 प्रतीक, 5 तत्व और 8 त्रिग्राम और 6 सामंजस्य और 7 सितारों के सभी गठन पैटर्न तैयार किए। क्योंकि पैटर्न इतने अधिक थे कि उन सभी को 2 घंटे के भीतर बनाना संभव नहीं था, जबकि अन्य शिष्यों ने अपने कागजात जमा कर दिए और चले गए, मो हुआ अभी भी चित्र बना रहा था। मो हुआ का चेहरा एकाग्र था क्योंकि वह तेजी से स्ट्रोक के साथ चित्र बना रहा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ और बिना रुके फॉर्मेशन पैटर्न बना रहा था। उसके सामने फॉर्मेशन पेपर का ढेर बढ़ता जा रहा था।
एल्डर मास्टर शुन की पलकें झपकने से नहीं बच सकी, क्योंकि उनके मन में अविश्वास पैदा हो गया था। ये बच्चा, इसने कितना कुछ सीखा है। क्या वह सचमुच 1 महीने के भीतर सब कुछ सीख सकता था? काफी समय बाद जब महुआ खड़ा हुआ और उसने सम्मानपूर्वक एल्डर मास्टर झुन के सामने प्रशिक्षण पत्रों का एक मोटा ढेर रखा जो लगभग व्याख्यान नोट्स जितना मोटा था। बड़े मास्टर जून अंततः अपने होश में आ गए। उन्होंने कुछ देर तक विचार किया, फिर अपने हाथ की एक लहर से उन्होंने मोटे फॉर्मेशन पेपर्स को पलटा। उनकी गहन दिव्य इंद्रिय ने सूक्ष्मता से सभी फॉर्मेशन पैटर्न को एक नज़र में कैद कर लिया, और वे तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। एक संपूर्ण व्याख्यान के लायक संरचना पैटर्न इतनी सावधानी से तैयार किया गया, और लिखावट सटीक और साफ थी। स्ट्रोक्स इतने कुशल थे कि उनमें एक भी सुधार या गलती नहीं थी, इतने सटीक थे मानो वे मुद्रित हों। ब्रशवर्क को इतना ठोस बनाने के लिए अनगिनत बार अभ्यास करना पड़ा। एल्डर मास्टर झुन मौके पर ही स्तब्ध रह गए, काफी देर तक अवाक रहे। बड़े मास्टर जून, एक कर्कश आवाज गूंजी। एल्डर मास्टर झुन ने महुआ की चमकदार आंखों को देखने के लिए ऊपर देखा और काफी देर बाद उन्होंने धीरे से आह भरी और सिर हिलाते हुए कहा, तुमने अच्छी तरह सीखा है। महुआ का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा और उसने विनम्रता से कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद एल्डर मास्टर जून। महुआ की खुश और शांत अभिव्यक्ति को देखकर एल्डर मास्टर जून ने मन ही मन सोचा, क्या मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं? अल्पविराम। इस प्रकार निर्माण विधियों पर अगले पाठ में महुआ को थोड़ा चुनौती देने के लिए एल्डर मास्टर जून ने अंततः द्वितीय श्रेणी के निर्माण सिखाना शुरू कर दिया। द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं प्रथम श्रेणी से भिन्न होती हैं। द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं जिन पैटर्नों से बनती हैं, वे प्रथम श्रेणी के पैटर्नों पर आधारित और उनसे अधिक जटिल होते हैं, और उनकी शक्ति भी अधिक प्रबल होती है। द्वितीय श्रेणी के गठन पैटर्न कुछ हद तक प्रथम श्रेणी के पैटर्न का आधार और उदात्तीकरण है। इसके विपरीत प्रथम श्रेणी के पैटर्न वास्तव में अधिक जटिल द्वितीय श्रेणी के पैटर्न को तोड़कर प्राप्त किए जाते हैं। अल्पविराम। एल्डर मास्टर झुन ने सख्ती और सावधानी से समझाया। अन्य शिष्यों ने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उन्हें समझना थोड़ा कठिन लग रहा था। कुछ लोग तो भ्रमित भी हो गए। एल्डर मास्टर झुन, जो अपनी स्थिर शिक्षण शैली के लिए जाने जाते थे, हमेशा व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति पर जोर देते थे। उन्होंने अचानक द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन पढ़ाना क्यों शुरू कर दिया? केवल महुआ ने बड़ी दिलचस्पी से सुना। वह पहले से ही द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं बनाना जानता था और उसने कुछ संरचनाओं के सिद्धांतों को समझ लिया था। एल्डर मास्टर झुन ने जिन निर्माण विद्याओं के बारे में बात की थी, उनमें से कुछ उन्हें पहले से ही ज्ञात थी, लेकिन निर्माण विधि के अन्य सिद्धांत उनके लिए नए थे, इसलिए उन्हें व्याख्यान से बहुत लाभ हुआ। एल्डर मास्टर जून ने अपनी बात समाप्त करने के बाद एक फॉर्मेशन डायग्राम वितरित किया। यह द्वितीय श्रेणी के 10 पैटर्न स्वर्णिम प्रकाश संरचना का आरेख था। इसे स्वयं अध्ययन करें, जितना समझ सकें समझें, फिर इसे थोड़ा चित्रित करने का प्रयास करें, और हमारी अगली कक्षा के दौरान। एल्डर मास्टर झुन कहना चाहते थे, इसे हमारी अगली कक्षा में जमा कर दो, लेकिन वह बीच में ही रुक गया, अचानक चौंका और देखा कि महुआ उसकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। एल्डर मास्टर जून ने विचार किया, महुआ की अपेक्षाओं को समझा, एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ अपने शब्द बदल दिए। क्लास खत्म होने से पहले इसे जमा कर दो ताकि मैं देख सकूं। फिर उन्होंने कहा, जितना हो सके उतना चित्र बनाओ, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। शिष्यों का एक समूह व्यथित दिख रहा था, हालांकि महुआ तेजी और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था। कक्षा के अंत में महुआ ने एल्डर मास्टर झुन को द्वितीय श्रेणी के 10 पैटर्न का एक पूर्ण गोल्डन लाइट फॉर्मेशन सौंपा। यद्यपि उन्होंने इसकी आशा की थी, लेकिन कथित तौर पर नए सीखे गए लेकिन पहले से ही कुशल द्वितीय श्रेणी के 10 पैटर्न निर्माण को देखकर एल्डर मास्टर जून का दिल अभी भी थोड़ा कांप उठा। तब उसे समझ आया, तो ये बात है, इतनी कम उम्र में ही वह द्वितीय श्रेणी की आकृतियां बना सकता है। कोई आश्चर्य नहीं। एल्डर मास्टर जून की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। ऐसा लगता है हम और भी तेजी से जा सकते हैं। अल्पविराम। 2 दिन बाद महुआ उत्सुकता से फॉर्मेशन क्लास में गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि एल्डर मास्टर जून उसे इशारा कर रहे हैं। महुआ थोड़ा हैरान था। एल्डर मास्टर झुन ने अपने बगल में रखी एक छोटी सी मेज की ओर इशारा करते हुए कहा, अब से तुम यहीं बैठोगे। महुआ अचंभित हो गया और फिर फुसफुसाया, सज्जन, क्या यह उचित है? बड़े मास्टर झुन ने सिर हिलाया, बहुत उपयुक्त।
मो हुआ ने कुछ घबराहट के साथ एल्डर मास्टर झुन के पास रखी छोटी सी मेज पर अपनी सीट ले ली, जो अब से केवल उसकी होगी। एल्डर मास्टर जून की चौकस निगाहों के नीचे अन्य शिष्यों ने मो हुआ की ओर सहानुभूति और दया भरी आंखों से देखा। मो हुआ बहुत दयनीय है। उसने एल्डर मास्टर जून का ध्यान आकर्षित कर लिया है। वह अब बड़ी मुसीबत में है। हर दिन कक्षा में शिक्षक की निगरानी में रहने का विचार मात्र ही मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। ... एल्डर मास्टर झुन के कान थोड़े से फड़क गए और उनकी निगाहें तेज हो गईं जब उन्होंने कुछ नाम पुकारे। चेंगमो, सीटू जियान, वेन जुवान। अगर आप चाहें तो महुआ के बगल में भी बैठ सकते हैं। चेंगमो और अन्य शिष्य कांप उठे। उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, अपने सिर अपनी मेजों में दबा लिए और कछुए होने का नाटक करते हुए बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। बड़े मास्टर झुन ने हल्की सी खर्राट भरी। फिर कक्षा शुरू हुई। मो हुआ को पता चला कि उसके हाथ में जो पर्चा था वह अन्य शिष्यों के पर्चों से भिन्न था। अन्य शिष्य अभी भी मुख्य रूप से प्रथम श्रेणी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे तथा द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं को समझने के लिए चरण दर चरण प्रगति कर रहे थे। हालांकि मो हुआ के सामने एक वास्तविक द्वितीय श्रेणी की 11 पैटर्न बागुआ गठन विधि थी। ये हैंडआउट बहुत विस्तृत था। एल्डर मास्टर शुन का व्याख्यान मुख्यतः अन्य शिष्यों के लिए था, लेकिन कभी कभी वह द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं पर भी बात करते थे और मो हुआ को इन संरचनाओं के सिद्धांतों का सार संक्षेप में समझाते थे। इस तरह वह सामान्य शिष्यों और अत्यधिक पाठ्यक्रम से बाहर छात्र मो हुआ की शिक्षा दोनों का ध्यान रख सकते थे। मो हुआ भावुक हो गया और एल्डर मास्टर जून की प्रशंसा करने लगा। बाद के पाठ भी इसी तरीके से पढ़ाए गए। अन्य लोग प्रथम श्रेणी में पढ़ते थे। मो हुआ ने दूसरी कक्षा में पढ़ाई की। 11 धारियों से शुरू करते हुए उन्होंने द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं के 5 तत्वों और 8 त्रिग्रामों दोनों प्रकारों को पढ़ाया। ज्येष्ठ गुरु शुन ने व्यवस्थित और स्थिर रूप से मो हुआ को प्रत्येक संरचना को दृढ़तापूर्वक सीखने में मदद की। इस तरह के दुर्लभ अवसर के साथ मो हुआ ने एल्डर मास्टर जून के बगल में गंभीरता से अध्ययन किया और 11 पैटर्न से परे द्वितीय श्रेणी के निर्माण पर ईमानदारी से काम किया। एल्डर मास्टर झुन, जो मो हुआ पर नजर रख रहे थे, उन्होंने जो देखा उससे वे और अधिक आश्चर्यचकित हो गए। बहुत तेज। एल्डर मास्टर झुन को पता था कि मो हुआ ने पहले बागुआ फॉर्मेशन विधि नहीं सीखी थी, इसलिए उनका ध्यान मुख्य रूप से द्वितीय श्रेणी के बागुआ प्रकार के फॉर्मेशन पर था। फिर भी ये संरचनाएं, जिन्हें मो हुआ ने स्पष्ट रूप से पहले कभी नहीं देखा या सीखा था, कुछ ही नजरों से उसे समझ में आने लगी। कुछ बार चित्र बनाने के बाद उनके स्ट्रोक्स में पैटर्न और आकार दिखने लगे। यदि वह उन पर एक रात बिताता तो अगले दिन तक उसकी तकनीक बहुत कुशल हो जाती, और कुछ समय बाद तो ऐसा लगने लगा कि हजारों बार गढ़ा गया शिल्प में निपुणता प्राप्त की गई। जहां तक पंचतत्व संरचना का प्रश्न है तो वह और भी अधिक आश्चर्यजनक थी। एल्डर मास्टर झुन को पता था कि 8 प्रकार की संरचनाओं में से मो हुआ ने केवल 5 तत्वों की संरचना सीखी थी और उसमें ही निपुण थी। लेकिन कुशल बिल्कुल ऐसा नहीं था। अनपढ़ बागुआ संरचनाओं के लिए मो हुआ को कुछ अच्छा चित्र बनाने से कम थोड़ी देर के लिए भौहें चढ़ानी पड़ी और विचार करना पड़ा। फिर भी 5 तत्वों के निर्माण में द्वितीय श्रेणी के उन अशिक्षित 11 पैटर्नों के लिए उन्हें लगभग केवल एक बार ही नजर डालनी पड़ती थी, और ऐसा प्रतीत होता था कि उनके दिमाग में तुरंत एक रूपरेखा बन जाती थी। उनके स्ट्रोक सटीक और अच्छी तरह से गठित होते थे। यह अभ्यास से प्राप्त दक्षता थी, क्योंकि उन्होंने प्रथम श्रेणी के पंचतत्व निर्माणों की एक बड़ी संख्या तैयार की थी, इसलिए उन्होंने पंचतत्व निर्माण सिद्धांतों को गहराई से समझ लिया था तथा एक असाधारण रूप से मजबूत आधार तैयार कर लिया था, जिससे द्वितीय श्रेणी के पंचतत्व निर्माणों को सीखने में उनकी प्रगति में काफी तेजी आई। लेकिन इनमें से कितनी बड़ी संख्या में प्रथम श्रेणी के 5 तत्व संरचनाएं हो सकती हैं? एक 15 वर्षीय किसान कितने चित्र बना सकता है? वे कितनी गहराई से समझ सकते थे? यहाँ तक कि एक फॉर्मेशन मास्टर जिसने मुख्य रूप से 5 तत्वों की संरचना का निर्माण किया था, उसके पास भी केवल इस स्तर की समझ हो सकती है। ये बच्चा संभवतः 5 तत्वों की संरचना नहीं बना सकता है ना? बड़े मास्टर झुन ने भौहें चढ़ाकर सोचा। एल्डर मास्टर झुन को सबसे अधिक आश्चर्य मो हुआ की दिव्य भावना से हुआ। नींव स्थापना के प्रारंभिक चरण में एक साधक के लिए मो हुआ की दिव्य भावना अत्यंत गहन थी, प्रतीत होता है कि बहुत लचीली थी, और यहाँ तक कि एक प्रकार की शाश्वत गुणवत्ता थी। जब संरचनाओं को तैनात किया गया तो यह अटूट लग रहा था। ये पुनर्तः अतार्किक था। मो हुआ की दिव्य अनुभूति धुंधली लग रही थी, मानो किसी चीज से छिप गई हो।
एल्डर मास्टर झुन बहुत जिज्ञासु थे और काफी समय बाद पहली बार उन्होंने इस परंपरा को तोड़कर इस बच्चे की गहराई में जाने के लिए मजबूर महसूस किया। लेकिन अंततः उन्होंने खुद को संयमित कर लिया। यही संप्रदाय का नियम था, यही सीमा भी थी। एल्डर मास्टर झुन ने कुछ देर तक अपने आप से संघर्ष किया, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया। इस संसार में हमेशा कुछ साधक होते हैं जिनमें असाधारण प्रतिभा, अपार सौभाग्य या यहाँ तक कि असाधारण बुद्धि होती है। जब तक वे मार्ग के प्रति समर्पित, हृदय से शुद्ध और गलत मार्ग से दूर रहते हैं, तब तक सब ठीक है। एल्डर मास्टर जून ने मोहुआ की स्पष्ट आंखों पर नजर डाली, जो सीखने की उत्सुकता से भरी थीं, और उन्होंने चुपचाप अपना सिर हिलाया। इसके बाद बड़े मास्टर झुन ने मोहुआ को स्वयं सीखने दिया। मोहुआ ने एकाग्रचित होकर एक के बाद एक विभिन्न द्वितीय श्रेणी के 5 तत्वों और बागुआ संरचनाओं का अध्ययन किया। संरचनाओं के संबंध में उनका आधारभूत ज्ञान लगातार मजबूत होता गया। द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं में उन्होंने महारत हासिल की और उनकी संख्या बढ़ती गई। कुछ ऐसी बात थी जो एल्डर मास्टर झुन ने नहीं कही। इन संरचनाओं के लिए मूलतः संप्रदाय के योगदान की आवश्यकता होती थी। लेकिन एल्डर मास्टर झुन देखना चाहते थे कि मोहुआ कितनी तेजी से सीख सकता है। इसके अलावा उनके लिए कुछ सेकंड ग्रेड फॉर्मेशन मामूली बात थे, इसलिए उन्होंने मोहुआ से इस बारे में बात नहीं की। जैसे जैसे मोहुआ ने अधिक से अधिक तीव्र गति से सीखा, उसके द्वारा अध्ययन की गई संरचनाओं की कठिनाई धीरे धीरे 11 पट्टियों से बढ़कर 6 पट्टियों तक हो गई। अंततः मोहुआ ने शयधारियों के सभी सामान्य 5 तत्वों और बागुआ प्रकारों को सीख लिया था। अगला था 13 पट्टियां। 13 पट्टियां। बड़े मास्टर जून कुछ हद तक चकित थे। इतनी तेजी! यह पहले से ही द्वितीय श्रेणी प्रारंभिक चरण गठन मास्टर की दहलीज थी। ये पहले से ही एक फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण साधक की दिव्य भावना और गठन ज्ञान की सीमा थी। मोहुआ के प्रति बड़े मास्टर जून की नज़र पूरी तरह बदल गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी भी इस युवा को कम आंका था। बड़े मास्टर झुन ने चुपचाप निर्णय लेने से पहले भौहें चढ़ाईं और गहराई से सोचा। इतनी दूर तक आने के बाद वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि क्या मोहुआ द्वितीय श्रेणी के 13 धारियों वाले स्वरूप में भी महारत हासिल कर पाएगी। वर्षा परिवर्तन संरचना, लघु अग्नि प्रस्थान संरचना, नम मृदा संरचना और जल दलदल संरचना के द्वितीय श्रेणी 13 पैटर्न हैं। इन सरणियों में 5 तत्व निर्माण और बागुआ निर्माण दोनों शामिल हैं, जो द्वितीय श्रेणी प्रारंभिक चरण निर्माण मास्टर्स के लिए मूल्यांकन परीक्षाओं में सबसे अधिक परीक्षण किए जाते हैं। बड़े मास्टर झुन ने कहा, 13 पैटर्न मूल्यांकन परीक्षा संरचनाएं। मोहुआ का उत्साह बढ़ गया। अंत में सीखने के लिए नए 13 पैटर्न की रचनाएं थीं, और वे मूल्यांकन रचनाएं थीं। ... अब तक उन्होंने जिस सबसे कठिन संरचना में महारत हासिल की थी, वह केवल दूसरे दर्जे की 13 पैटर्न पृथ्वी अग्नि संरचना थी। मोहुआ ने संरचनाओं को घूरा और अचानक जिज्ञासा से पूछा, बड़े मास्टर झुन, इन संरचनाओं में आक्रामक शक्ति की कमी लगती है। उसके पृथ्वी अग्नि स्वरूप के विपरीत, जो एक ही क्षण में 1 दर्जन से अधिक तस्करों को मार सकता था। एल्डर मास्टर झुन ने सिर हिलाया। ये ताव साधना उत्पादन संरचनाएं हैं, जिनका उपयोग या तो आत्मा पौधों की खेती के लिए किया जाता है या कीमिया और कलाकृतियों के शोधन के लिए पिल फायर और भट्ठी की आग को उत्तेजित करने के लिए संरचनाओं के रूप में किया जाता है। ताओवादी न्यायालय इस बात की वकालत नहीं करता कि साधक वध के लिए संरचनाओं का उपयोग करें, इसलिए अधिकांश मूल्यांकन परीक्षाओं में उत्पादन प्रकार की ताओ साधना संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। बड़े मास्टर जून ने आह भरी। हालांकि इन संरचनाओं का अंततः व्यापक रूप से प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। मोहुआ सहमति में सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। तोनशियान शहर नहीं, सिर्फ तोनशियान शहर ही नहीं, बल्कि जितने भी निचले स्तर के अमर शहरों से होकर उसने यात्रा की थी, उन सभी में संरचनाओं का अत्यंत अल्पविकसित अनुप्रयोग था। संरचनाओं से सभी प्राणियों को लाभ होना चाहिए, फिर भी इस सभी प्राणियों में इस संसार के अधिकांश साधक शामिल नहीं थे। मोहुआ को भौहें चढ़ाते हुए, अपने कंधों पर दुनिया का भार लिए एक छोटे वयस्क की तरह दिखते हुए, एल्डर मास्टर जून ने शायद ही कभी मुस्कुराहट दिखाए और सलाह दी, मेहनत से पढ़ाए। हम। मोहुआ ने सिर हिलाया। यद्यपि 13 पैटर्न संरचनाएं अब तक उनके द्वारा अध्ययन की गई सबसे कठिन संरचनाएं थीं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से उनकी दिव्य चेतना की सीमा नहीं थी, जिसने 14 पट्टियों पर गुणवत्ता को बदल दिया था। उनमें केवल निर्माण आरेखों की कमी थी, दिव्य चेतना की नहीं। मूलतः 5 तत्व संरचना प्रवाह मानचित्र इस समस्या को हल कर सकता था, लेकिन संरचना प्रवाह चार्ट को समझना बहुत अधिक भाग्य पर निर्भर था,
मोहुआ ने इससे जो सबसे कठिन संरचना समझी थी, वह 13 पैटर्न वाली पृथ्वी अग्नि संरचना थी। बाकी सब तो बस बदबूदार मछली और सड़े हुए झींगे थे। जब से एल्डर मास्टर झुन ने उसे संरचनाएं सिखाई थीं, मोहुआ ने घृणापूर्वक 5 तत्व संरचना प्रवाह मानचित्र को धूल इकट्ठा करने के लिए अपने भंडारण रिंग के कोने में फेंक दिया था। बाद में जब उसके पास अधिक समय होगा तो वह इसका अर्थ समझ लेगा। अब उसके पास समय नहीं था, उसे 13 पैटर्न मूल्यांकन संरचनाओं को सीखने की जरूरत थी। और चूंकि द्वितीय श्रेणी 13 पैटर्न की सामान्य संरचनाएं परम संरचनाएं नहीं थीं और उनमें महान दाव की अधिक गहन और स्पष्ट समझ शामिल नहीं थी, इसलिए वे सीखने में कठिन तो थीं, लेकिन बहुत अधिक कठिन नहीं थीं। विशेषकर मोहुआ की प्रचुर दिव्य चेतना के साथ उसके पास बस समय की कमी थी। इन संरचनाओं का दर्जनों या सैकड़ों बार अभ्यास करें जब तक कि वे आपकी दूसरी प्रकृति न बन जाएं, और स्वाभाविक रूप से उनमें महारत हासिल हो जाएगी। मोहुआ ने 5 तत्वों से शुरुआत की, वर्षा परिवर्तन गठन और नम मिट्टी गठन का अध्ययन किया। 5 तत्वों का प्रशिक्षण शीघ्रता से सीख लिया गया। मोहुआ ने 1 या 2 दिन में ही मूल बातें समझ ली और फिर 5 या 6 दिन तक अभ्यास किया, जब तक कि यह उनका स्वभाव नहीं बन गया। उन्होंने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग स्याही को नियंत्रित करने के लिए भी किया तथा इन 2 संरचनाओं के साथ शिष्य निवास के पीछे के पहाड़ पर जमीन को आकार दिया। वसंत की हवा बारिश लाती है और चुपचाप मिट्टी को नम कर देती है। मोहुआ को लगा कि वह पहाड़ों में मिट्टी की नम सांसों को हल्का सा महसूस कर सकता है और पृथ्वी दाव का अर्थ, जिसे पृथ्वी पर कहीं से भी महसूस किया जा सकता है। मोहुआ की दिव्य चेतना में पृथ्वी दाव का अर्थ भी स्पष्ट हो गया। मोहुआ ने सिर हिलाया, वह स्वयं से पुनर्तः संतुष्ट था। इसके बाद उन्होंने बागुआ जैसे माइनर फायर डिपार्चर फॉर्मेशन और वाटर मार्श फॉर्मेशन का अध्ययन किया। लघु अग्नि प्रस्थान संरचना, जो पिघलने वाली अग्नि संरचना के समान है, औषधीय गुणों को परिष्कृत करने और आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए कीमिया भट्टियों और कलाकृति भट्टियों के अंदर बनाई जाती है। जहां तक वाटर मार्श फॉर्मेशन का सवाल है, मोहुआ को यह स्पष्ट नहीं था। उनका अनुमान था कि संभवतः इसका उपयोग मगरमच्छ पालन के लिए किया जाता था। बगुआ प्रकार की संरचनाएं थोड़ी अधिक कठिन थीं, लेकिन 100 बार अभ्यास करो और अर्थ स्वयं प्रकट हो जाएगा। ऐसी कोई संरचना नहीं थी जिसे कुछ और पुनरावृत्तियों से हल न किया जा सके। यदि 10 बार पर्याप्त न हो तो 100 बार, और यदि 100 बार पर्याप्त न हो तो 1000 बार। जब तक समय था, वह ताओवादी स्तंभ पर अनिश्चित काल तक चित्र बना सकता था। इसके अलावा बागुआ संरचनाएं अंतिम संरचनाएं नहीं थीं तथा उनकी कठिनाई का स्तर कहीं से भी कम नहीं था। आधे महीने बाद मोहुआ भी उन्हें बहुत कुशलता से चित्रित कर सकता था, यहाँ तक कि उन्हें दिव्य चेतना के साथ व्यवस्थित करने में भी कोई समस्या नहीं आई। इस प्रकार मोहुआ ने द्वितीय श्रेणी 13 पैटर्न की सभी 4 संरचनाएं सीख ली थीं। मोहुआ ने यह उपलब्धि एल्डर मास्टर जून के साथ साझा की। एल्डर मास्टर झुन की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से आधी गति से थी और मोहुआ की ओर उनकी नज़र कुछ अविश्वासपूर्ण थी। तुमने उन्हें सीखा है। वह जानता था कि मोहुआ बहुत जल्दी सीखता है और उसने अनुमान लगाया कि समय मिलने पर वह उनमें से एक या आधी चीजें सीख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हो भी नहीं सकता था कि इतने कम समय में ही उन्होंने द्वितीय श्रेणी 13 पैटर्न प्रारंभिक चरण की सभी 4 संरचनाएं सीख ली हों। उन सब को सीखा, इसका मतलब था कि वह समीक्षा कर सकता था और थोड़ी तैयारी कर सकता था, और वह ग्रेडिंग परीक्षा में भी भाग ले सकता था। द्वितीय श्रेणी प्रारंभिक चरण निर्माण मास्टर के लिए ग्रेडिंग। 15 वर्ष की उम्र में फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में द्वितीय श्रेणी के प्रारंभिक चरण निर्माण मास्टर बनना। फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण की सीमा पहले से ही यही थी। अधिक से अधिक वह कुछ अन्य 13 धारी संरचनाएं सीख सकता था। इसके अलावा सीखने के लिए कुछ भी नहीं था और सिखाने के लिए भी कुछ नहीं था। मोहुआ ने फिर अपनी छोटी सी महत्वाकांक्षा प्रकट की। बड़े, क्या सीखने के लिए कोई 14 धारियों वाली संरचना है? मोहुआ ने अपने होंठ ऐसे चाटे जैसे कोई बिल्ली का बच्चा मछली के लिए तरस रहा हो। इस अवधि को एक साथ बिताने के बाद मोहुआ को पता चला कि एल्डर मास्टर जून एक अथाह गहन गुरु और एक अत्यंत सम्मानित और दयालु बुजुर्ग थे। और चूंकि एल्डर मास्टर जून उसे प्रशिक्षण दे रहे थे और उन्हें उपदेश और शिक्षा देने का सौभाग्य प्राप्त था, इसलिए कुछ बातें गुप्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या सीखने के लिए कोई 14 धारियों वाली संरचना है? एल्डर मास्टर जून का शरीर स्पष्ट रूप से कांप उठा और जैसे ही उन्होंने मोहुआ को देखा, उनकी धुंधली आंखें अचानक चमक उठीं। 14 पट्टियां, इस बच्चे की दिव्य भावना ग्रेड से अधिक है।
अल्पविराम, संपर्क टॉस, संपर्क, एक दूसरे की तुलना में 5 अंडरस्कोर एलिमेंट।